वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, एमपी रिवर सिस्टम हमारा चल रहा था, तो आज बची हुई जितनी भी रिवर्स वो हमको कंप्लीट करनी है। तो आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर माही अपवाह तंत्र आपका हो जाएगा, ताप्ती अपवाह तंत्र और गोदावरी अपवाह तंत्र, जिसमें वैनगंगा, वर्धा, कानन और पेंच रिवर्स जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसको आज हम कंप्लीट कर देंगे। उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को एक जानकारी दे दूँ कि फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एग्जैक्ट कट ऑफ जानने के लिए एक महापोल चल रहा है। महापोल हम इसको इसलिए कह रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज पोल है जो आपने अभी तक नहीं किया होगा। आपको अपनी कैटेगरी में वोट करने का मौका मिल रहा है। आप अपनी कैटेगरी में वोट कर सकते हो, प्लस आप लाइव काउंटिंग भी देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी में कट ऑफ कितना जा रहा है। आप रिजल्ट ऑप्शन में जाकर के लाइव काउंटिंग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी की सारी कैटेगरीज के लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ओपन कीजिए और अपनी जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है उस पर क्लिक कीजिए और ब्लू कलर का वोट बटन दबाइए। आपका वोट जो है वो काउंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वोट में, पोल में पार्टिसिपेट जरूर करिए। ओके फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहले लेते हैं फ्रेंड्स हम ताप्ती नदी। ताप्ती रिवर को किस किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नदियों के प्राचीन नाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे सूर्यपुत्री किसे कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है? चर्मावती किसका नाम है? रेवा किसका नाम है? मैकलसुता किसका नाम है? स्वर्ण रेखा किसे कहा जाता है? ये सब एग्जाम्स में बने हुए क्वेश्चन हैं। तो ताप्ती रिवर को किस किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो ताप्ती रिवर को सबसे पहले तो सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। और सूर्यपुत्री इसको किस ग्रंथ में कहा गया है? महाभारत में इसे सूर्यपुत्री कहा गया है। इसी के प्रकार इसे सूर्य सुता या सूरसुता नाम से भी जाना जाता है। वहीं इसको पयोष्णी भी कहा जाता है ताप्ती को। ओके फ्रेंड्स, ताप्ती का उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम फ्रेंड्स, ताप्ती का उद्गम होता है कहाँ से? बैतूल से। बैतूल में कहाँ पर होता है? बैतूल में होता है मुल्ताई की पहाड़ी से फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ताप्ती का उद्गम होता है मुल्ताई की पहाड़ी से। अब मुल्ताई जो नाम है फ्रेंड्स, ये आप जरा देखेंगे तो पहले तो हम इसको देख लेते हैं। बैतूल, मुल्ताई की पहाड़ी और काली सिंध पहाड़ी की एक चोटी है मुल्ताई की पहाड़ी, वहां से होता है। तो आपको कुछ भी आ जाए, आपको बैतूल आ जाए, बैतूल लगाना है। मुल्ताई की पहाड़ी आ जाए, मुल्ताई की पहाड़ी। काली सिंध आ जाए, काली सिंध लगाना है। मुल्ताई का जो अर्थ है वो है मूल तापी अर्थात तापी नदी का मूल, अर्थात तापी नदी का उद्गम। मुल्ताई में 7 प्रसिद्ध कुंड बने हुए हैं, जैसे शनि कुंड, नारद कुंड, ताप्ती कुंड, सूर्य कुंड। ऐसे 7 कुंड हैं, जिसमें से ताप्ती कुंड से जो होता है ताप्ती नदी का उद्गम होता है। हर कुंड के साथ एक कथा जुड़ी हुई जो हम नहीं बताएंगे यहाँ पर, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ताप्ती कुंड से जो होता है वो ताप्ती नदी का उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम? बैतूल, मुल्ताई की पहाड़ी और या फिर काली सिंध की पहाड़ी से होता है। अब फ्रेंड्स, उद्गम के पश्चात उद्गम कहां पर, यहां हम मैप में देख लेते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई की पहाड़ी से हुआ फ्रेंड्स, और ये इस तरीके से बहती हुई, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की खंडवा जिले में सीमा बनाती है। खंडवा जिले में, ये खंडवा जिला है, खंडवा जिले में बिल्कुल बॉर्डर से होकर के निकलती है। इसको हम ब्लू कलर में ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ब्लू कलर में हमने लिया, ये ब्लू कलर में इसको बनाया फ्रेंड्स। तो ये महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। कौन से जिले में? खंडवा जिले में। फिर बुरहानपुर चली जाती है और बुरहानपुर के बाद फिर महाराष्ट्र में प्रवेश करती हुई आगे ये बढ़ती है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी की कुल लंबाई जो है वो फ्रेंड्स लगभग 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर, जिसमें से 333 किलोमीटर की लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में आती है। इसके प्रवाह में आने वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले तो बैतूल से इसका उद्गम होता है, खंडवा को टच करते हुए निकलती है। कई बुक्स में अब देखिएगा, यहां पर हमारे पढ़ाने की गलती नहीं है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार दोनों तरीके से जाते हैं। कई बार क्या होता है, जिस जिले को टच करती हुई जा रही है उसको भी काउंट करते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा जाता है जिस जिले को टच करती हुई जा रही है उसको काउंट नहीं करते। लेकिन हमको सही अर्थों में पढ़ना है, खंडवा को टच करती हुई जाती है तो खंडवा हम यहां पर गिनेंगे। तो किस किस में हुई? बैतूल, फिर खंडवा, उसके बाद फिर किस जिले में जाती है? बुरहानपुर।
बुरहानपुर। तो मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर के प्रवाहित होती है। बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर लगभग 333 किलोमीटर की यात्रा जो है ये मध्य प्रदेश में करती है। इसका कुल जलग्रहण क्षेत्र जो है वो लगभग है 51,504 वर्ग किलोमीटर। हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है। 51,000 नहीं, इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है आप ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा, 51,504 वर्ग किलोमीटर, लगभग 9,100 वर्ग किलोमीटर और लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर। 51,000 जलग्रहण क्षेत्र जो है इसका वो एमएच में पड़ता है, महाराष्ट्र में। 9,000 का जलग्रहण क्षेत्र एमपी में और 3,000 लगभग जो जलग्रहण क्षेत्र है वो आपका पड़ता है गुजरात में। तो कुल जलग्रहण क्षेत्र इसका लगभग कितना हो जाता है? 65,147 वर्ग किलोमीटर। कुल जलग्रहण क्षेत्र कितना है? 65,147 किलोमीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में इसका लगभग 9,100 यहाँ 91,000 लिख गया है, 9,100 वर्ग किलोमीटर। बहुत कम भाग ही मध्य प्रदेश में इसका जो आता है। फ्रेंड्स, अब ये कितने राज्यों से होकर के बहती है? तो ये 3 राज्यों से होकर के बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद गुजरात। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए ये गुजरात में जो हम मैप देखते हैं ना फ्रेंड्स, इस तरह से जो मैप बना होता है, ठीक है, ये तो गुजरात में यहां पर आनंद के निकट कौन सा जिला पड़ता है? गुजरात में आणंद जिले के निकट, आणंद या आनंद हम बोलते हैं, उस जिले में ये जाकर के खंबात की खाड़ी अरब सागर में समाहित होती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर, ओके फ्रेंड्स, खंबात की खाड़ी अरब सागर में समाहित होती है। कौन सी नदी फ्रेंड्स? ताप्ती नदी। अब ताप्ती नदी पर 2 बहुत ही प्रसिद्ध योजनाएं बनी हुई हैं। एक है आपकी उकाई परियोजना और एक आती है काकरापार परियोजना। कौन कौन सी परियोजना है फ्रेंड्स? उकाई परियोजना और काकरापार परियोजना। काकरापार परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं किस रिवर से रिलेटेड हैं? ये दोनों परियोजनाएं जो हैं आपका ताप्ती रिवर पर बनाई गई हैं। ताप्ती रिवर पर बनाई गई हैं उकाई परियोजना और काकरापार परियोजना। कहां पर है ये परियोजनाएं हैं फ्रेंड्स आपकी गुजरात में। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम आते हैं ताप्ती नदी की सहायक नदियां। तो ताप्ती नदी की तो बहुत सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन जो मेन हमको पढ़ना है तो इसमें 2 नदियां मुख्य आ जाती हैं। ताप्ती नदियों की सहायक नदियों में 2 नदियां मुख्य हैं। एक आती है आपकी जो पूर्णा, ध्यान दीजिएगा, पूर्णा नाम की 2 नदियां, दिख रहा है बेटा, पूर्णा और दूसरी गिरना। ध्यान दीजिएगा, पूर्णा नाम से 2 नदियां मिलेंगी। एक पूर्णा ताप्ती की सहायक है और एक पूर्णा रिवर जो है वो गोदावरी की सहायक है। तो यहां हम ताप्ती की सहायक की बात कर रहे हैं। तो पूर्णा रिवर कहां से निकलती है? भैंसदेही बैतूल से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, भैंसदेही बैतूल से निकलती है पूर्णा रिवर और महाराष्ट्र में जाकर के किस में मिल जाती है? ताप्ती रिवर में। जलगांव के निकट महाराष्ट्र में जाकर के ताप्ती रिवर में मिल जाती है। तो पूर्णा रिवर का उद्गम क्या हो गया? भैंसदेही बैतूल। ओके, हम आ गए पूर्णा रिवर में। पूर्णा रिवर भैंसदेही बैतूल से उद्गम होता है और ये किस में समाहित होती है? ताप्ती रिवर में, जलगांव के निकट। दूसरी रिवर जो आती है फ्रेंड्स, वो आप ध्यान दीजिएगा कि उल्टी, ताप्ती का जो प्रवाह क्षेत्र है उसका उल्टा बहते हुए आती है। कहां से आती है? सह्याद्री पर्वत से। सह्याद्री पर्वत से कौन सी रिवर आती है? इस तरीके से सह्याद्री पर्वत, मान लीजिए यहां पर सह्याद्री पर्वत है ये आपका, तो सह्याद्री पर्वत से निकलते हुए एक रिवर आती है जिसका नाम है गिरना। और ये कहां पर? ये भी जलगांव जिले में आकर के, ये देखिए ताप्ती का रिवर का प्रवाह कहां पर है? पश्चिम की ओर, लेकिन गिरना पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए आ रही है और जलगांव के निकट किस में मिल रही है? आपका ताप्ती में। तो गिरना का उद्गम कहां से होता है? गिरना का उद्गम होता है नासिक में सह्याद्री पर्वत से 7 माला पहाड़ियों के नजदीक। 7 माला पहाड़ियों के नजदीक नासिक में सह्याद्री पर्वत से होता है और जलगांव में ये किस में मिल जाती है? ताप्ती नदी में मिल जाती है। बेटा फोकस कर दीजिएगा थोड़ा सा, जलगांव में ताप्ती नदी में मिल जाती है। अब ताप्ती नदी के बारे में एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि ताप्ती नदी का जो मुहाना है, जो मैंने आपको बताया,
ताप्ती नदी का मुहाना आनंद गुजरात में। यहाँ ब्रिटिश काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था जिसे कहा जाता था स्वाली बंदरगाह, लेकिन ये नदियों के द्वारा लाई गई गाद से इसका जो तलछट है वो बहुत ज़्यादा जम गया है, जिससे अब क्या है, अब ये बंदरगाह अपना अस्तित्व खो चुका है। तो वो कौन सा बंदरगाह था फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह था, स्वाली बंदरगाह, ठीक, बंदरगाह। अब ताप्ती भी क्या होता है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है ताप्ती, और ये किसके दक्षिण में बहती है, तो आपको मालूम है ताप्ती नदी के आपका उत्तर में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। ताप्ती नदी के उत्तर में इस तरीके से कौन सा पर्वत विद्यमान है, तो सतपुड़ा पर्वत। ये सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में एक भ्रंश घाटी में होते हुए बहती है। ओके फ्रेंड्स, तो ताप्ती और नर्मदा के बीच कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, ताप्ती नदी बहती है। ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में होकर के बहती है। ताप्ती नदी कहाँ पर मिलती है, तो आनंद गुजरात में जाकर के किस में मिल जाती है, ये आपका खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ये सब एग्जाम्स में बने हुए प्रश्न हैं, वही घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। ताप्ती और नर्मदा के बीच जल विभाजक कौन है, तो ताप्ती और नर्मदा के बीच जल विभाजक है सतपुड़ा पर्वत। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये बीच में सतपुड़ा पर्वत आता है। ताप्ती नदी कौन सी पहाड़ी से निकलती, मुल्ताई की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी मुल्ताई ना आए, तो काली सिंध पहाड़ी। अब मान लीजिए काली सिंध भी नहीं आया, मुल्ताई पहाड़ी भी नहीं आया, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैली हुई है गवालीगढ़ श्रेणी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कौन सी श्रेणी फैली हुई है, गवालीगढ़ श्रेणी। तो अगर दोनों ना आए, ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ना आए, काली सिंध भी ना आए और आपका मुल्ताई भी ना आए, वैसे आ जाएगा, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप गवालीगढ़ में टिक करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कहां से निकलती है, गवालीगढ़ से। फिर फ्रेंड्स हम आगे आते हैं आपका, तो पूर्णा और गिरना मैंने इसकी सहायक नदियां भी करा दिया है। अब हम चलते हैं फ्रेंड्स आपका माही नदी अपवाह तंत्र में। तो माही नदी का उद्गम कहां से होता है, तो फ्रेंड्स माही नदी का उद्गम होता है, यहां थोड़ा सा फोकस कर दीजिए। माही नदी का उद्गम होता है मिंडा ग्राम धार से। मिंडा ग्राम धार से माही नदी का उद्गम होता है और पहले ये मुख्यतः उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। फिर आपका जो माही नदी है वो क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह है झाबुआ और यह धार। झाबुआ और धार, थोड़ा सा हमने जिसको आगे बढ़ा दिया, ये इस तरीके से मुड़ करके झाबुआ और झार की सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। झाबुआ और झार की सीमा बनाई, फिर यहां पर रतलाम जिला है, ये कौन सा है, झाबुआ के ऊपर रतलाम जिला यहां आएगा, तो ये रतलाम और झाबुआ की सीमा बनाती है। तो माही नदी दो जिलों की सीमा बना रही है, कौन कौन से, धार और झाबुआ, और दूसरा रतलाम और झाबुआ। फिर रतलाम और झाबुआ की सीमा बनाते हुए ये रतलाम और झाबुआ की सीमा आधी बनाती है। उसके बाद फिर रतलाम जिले से कहाँ, आपका राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और फिर राजस्थान में अचानक इसकी दिशा बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ये उत्तर पश्चिम बह रही थी, फिर दक्षिण पश्चिम बहने लगती है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ करके इस तरीके से फिर आपका जा करके कहाँ, अरब सागर में गिरती है। तो अगर हम इसको यहाँ पर मैप में देख लें, इसी को हम थोड़ा सा विस्तार कर दें, ये आपका ये इस तरीके से, तो ताप्ती रिवर इस तरीके से क्या होता है, धार से निकली, धार के बाद आपका धार झाबुआ की सीमा, रतलाम झाबुआ की सीमा, फिर इस तरीके से गई और ये आकर के पूरा कहाँ, खंबात की खाड़ी में माही नदी गिरी। ओके, तो माही नदी की कुल लंबाई, माही नदी, अब हम किस में हैं, माही नदी, थोड़ा सा कट कीजिए बेटा, सब माही नदी के बारे में देख लेते हैं। तो माही नदी का उद्गम हमारा कहाँ से आया था, माही नदी का उद्गम हुआ था आपका धार से हुआ था। ओके फ्रेंड्स, धार में कौन सी जगह थी, धार में किस पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से हुआ था। जगह का नाम क्या था, मिडना ग्राम, ठीक। धार में विंध्याचल पर्वत भी लिख सकते हो आप, विंध्याचल पर्वत भी आ सकता है आपको। किस पर्वत से उदय होता है इसका, विंध्याचल पर्वत, और कौन सा ग्राम है, मिंडना ग्राम। मिंडना ग्राम से इसका उद्गम होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी है, 156 किलोमीटर माही नदी की लंबाई। मध्य प्रदेश में 156 किलोमीटर। कौन कौन सी जिलों से बहती है, तो धार और झाबुआ, धार और झाबुआ की सीमा बनाती है।
फिर उसके बाद झाबुआ और रतलाम की सीमा बनाती है, तो धार, झाबुआ और रतलाम जिलों से बहती है। अब माही नदी पर कहाँ पर, बांसवाड़ा जिला राजस्थान में, बांसवाड़ा जिला राजस्थान में एक परियोजना बनी हुई है जिसे बोलते हैं माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना, ध्यान दीजिएगा। इस परियोजना का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री जमनालाल बजाज जी के नाम पर रखा गया है। माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर है, बांसवाड़ा जिला राजस्थान। और गुजरात में इसमें एक और बांध बनाया गया है जिसे बोलते हैं कडाड़ा बांध, कडाड़ा बांध। तो ये दोनों बांध किस पर बने हुए हैं, माही बजाज सागर परियोजना और कडाड़ा बांध, दोनों माही नदी से संबंधित हैं। अब माही नदी के संबंध में एक विशेष तथ्य, माही नदी आपने देखा चाप बनाते हुए बह रही है, इस तरीके से पूरा एक आधा सर्कल बनाते हुए बहती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है आपकी माही नदी। माही नदी की बहुत सारी सहायक नदियां, लेकिन हम यहाँ मुख्य नदी लेंगे। माही नदी की मुख्य सहायक नदी है अनास। अनास, अंबेर, अंबोरा, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं, माही नदी की सहायक नदियां हैं। ओके फ्रेंड्स, फोकस कर दीजिए बेटा। ओके, अब आते हैं हम गोदावरी अपवाह तंत्र में। गोदावरी अपवाह तंत्र दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में केंद्रित है और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश की छोटी छोटी नदियां जाकर के किस में समाहित होती हैं, गोदावरी रिवर में समाहित होती हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं ये गोदावरी रिवर। ठीक, गोदावरी नदी का उद्गम कहां से होता है बताइए। गोदावरी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर चोटी, नासिक से होता है। और ये कहां पर, महाराष्ट्र, और जाकर के फिर आपका गोदावरी रिवर जो है बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। तो गोदावरी रिवर का जो अपवाह तंत्र जो मध्य प्रदेश में विस्तृत है वो किन किन रिवर के रूप में विस्तृत है, यहां पर मैंने लिख दिया वैनगंगा, वर्धा, कानन। ये रिवर्स जो हैं वो किस में समाहित होती हैं, आपकी गोदावरी रिवर की सहायक नदियां हैं। तो सबसे प्रमुख नदी है इसमें वैनगंगा नदी। वैनगंगा नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है, परसवाड़ा, पठार, सिवनी, परसवाड़ा, पठार, सिवनी से होता है। वैनगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है, परसवाड़ा, पठार, सिवनी से होता है। ओके, परसवाड़ा, पठार, सिवनी से वैनगंगा नदी का उद्गम होता है और ग्राम आ जाता है मुंडारा ग्राम और राजोला ताल। ठीक, तो वैनगंगा नदी यहां पर हम ले लेते हैं वैनगंगा नदी, वैनगंगा, राजोला ताल, कौन सा ताल, राजोला ताल, कौन सा ग्राम, मुंडारा ग्राम, कौन सा पठार, तो परसवाड़ा पठार, परसवाड़ा पठार, कौन सी जगह है, गोपालगंज, कौन सी जगह है, गोपालगंज के समीप, कौन सा जिला आता है, सिवनी, सिवनी से इसका उद्गम होता है। ओके फ्रेंड्स, वैनगंगा नदी का उद्गम समझ गए आप, राजोला ताल, मुंडारा ग्राम, परसवाड़ा पठार, गोपालगंज, सिवनी से इसका उद्गम होता है। और आपको ये वही सतपुड़ा पर्वत से निकलने वाली नदियों में ही आएगी। इसके बाद ये सिवनी से होते हुए फिर कहाँ जाती है, बालाघाट, और बालाघाट में प्रवेश करते हुए फिर, सॉरी हमने ब्लैक कलर ले लिया, बालाघाट में प्रवेश करने के बाद फिर कहाँ चली जाती है, ये आपका ये चली जाती है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में बहते हुए फिर किस में मिलती है, गोदावरी रिवर में मिलती है। कौन सी नदी, वैनगंगा नदी। तो वैनगंगा की कुल लंबाई कितनी है, 606 किलोमीटर है। वैनगंगा की नदी की कुल लंबाई 606 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत ही सीमित मात्रा में ये बहती है। अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वो है वर्धा। प्रमुख सहायक नदी कौन सी, अच्छा वैनगंगा नदी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वैनगंगा नदी पर कहां पर आपका, सिवनी में, सिवनी में वैनगंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बना हुआ है भीमगढ़ में। भीमगढ़ बांध या इसे संजय सरोवर बांध भी कहते हैं। इसे एशिया का सबसे बड़ा, कहां का, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध माना जाता है। सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, संजय सरोवर बांध, संजय सरोवर बांध कहां पर है, भीमगढ़ सिवनी में है, तो इसे भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है, भीमगढ़ बांध भी कहा जाता है। ओके,
तो ये हो गई आपकी वैनगंगा नदी। वैनगंगा नदी के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध चीज, वैनगंगा और पेंच नदियों से रिलेटेड है, लेकिन मुख्य रूप से वैनगंगा से। रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी किताब जो जंगल बुक लिखी है, द जंगल बुक, उसका हीरो कौन है? मोगली। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मोगली लैंड कहाँ पर है? तो मोगली लैंड पेंच अभ्यारण्य में है, ये क्वेश्चन बना था। और नदी कौन सी रिलेटेड है उससे? वैनगंगा नदी रिलेटेड है। तो वैनगंगा नदी जो है उसका संबंध क्या है? रुडयार्ड किपलिंग की कथा जो है आपकी उससे संबंधित है। रुडयार्ड किपलिंग की जो द जंगल बुक लिखी गई है वो पेंच अभ्यारण्य और वैनगंगा नदी और पेंच नदी से आपस में लिखी गई है के संबंध में लिखी गई है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि रुडयार्ड किपलिंग की जो कहानी है द जंगल बुक किस अभ्यारण्य से संबंधित है, तो पेंच अभ्यारण्य। कौन सी नदी? तो पेंच। और पेंच ना आए तो कौन सी नदी? वैनगंगा। ये दोनों नदियों से रिलेटेड है द जंगल बुक। ठीक, तो आपको अब ये ध्यान आ गया द जंगल बुक। अब इसमें हम आते हैं फ्रेंड्स, इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो है वर्धा। वर्धा का उद्गम कहाँ से होता है? तो वर्धा का उद्गम होता है फ्रेंड्स वहीं बैतूल की मुल्ताई की पहाड़ी से। हमने यहाँ देखा था मुल्ताई की पहाड़ी, मुल्ताई की पहाड़ी के निकट से वर्धा का उद्गम होता है और ये फिर महाराष्ट्र में भंडारा जिले के समीप, भंडारा जिले के पास जाकर के किस में मिल जाती है? आपका वैनगंगा में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वर्धा नदी और वैनगंगा नदी जब आपस में मिल जाती हैं तो इनकी जो संयुक्त धारा है उसको प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राणहिता के नाम से। फोकस कर दीजिएगा बेटा। तो वर्धा नदी और वैनगंगा नदी की संयुक्त धारा को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। वर्धा नदी का उद्गम क्या हो गया? वर्धन शिखर बैतूल मुल्ताई की पहाड़ी। अब एक नदी आती है कान्हन नदी। तो कान्हन नदी का उद्गम कहां से होता है? तो कान्हन नदी का उद्गम होता है फ्रेंड्स छिंदवाड़ा से। ठीक है ना, छिंदवाड़ा से निकलती है कान्हन नदी जुन्नार देव के समीप से, और ये जो है आपका किसमें समाहित होती है? वैनगंगा नदी में। वैनगंगा नदी में कान्हन नदी समाहित होती है। इसी के किनारे पर देवगढ़ का किला है, कान्हन नदी के किनारे पर। और पेंच नदी जिसे कि क्या कहा जाता है, किसकी सहायक है? वैनगंगा की। पेंच नदी दरअसल वास्तविक रूप से कान्हन नदी की सहायक है। पेंच नदी किसकी सहायक है? ये आपकी जो कान्हन नदी बनी हुई है इसकी सहायक है। इसका उद्गम भी कहाँ से होता है? पेंच नदी का उद्गम भी छिंदवाड़ा से होता है और ये किस में मिल जाती है आपकी? ये मिलती है कान्हन नदी में। तो पेंच नदी किसकी सहायक हो जाएगी? कान्हन नदी की। तो हमने इसकी सहायक नदियां देख ली फ्रेंड्स। वैनगंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हमने देखी? वैनगंगा की आपने देखी सबसे पहले जो आपकी वैनगंगा की सो फ्रेंड्स गोदावरी अपवाह तंत्र हम देख रहे थे। गोदावरी अपवाह तंत्र की हमने कौन कौन सी नदी देख ली थी? वैनगंगा, वर्धा और कान्हन। और पेंच नदी किसकी सहायक नदी थी? कान्हन की। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पूरा जो रिवर सिस्टम है, एमपी रिवर सिस्टम, वो कंप्लीट हो गया है। और इससे रिलेटेड आज की क्लास से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में जो आपको करा दूंगा फ्रेंड्स। अब एमपी रिवर सिस्टम के बाद हम चलेंगे मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश वन, फिर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, इसको हम साथ में कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।